कि हर जगह पर जो अगर मैं सेम डिस्टेंस में इस लाइन चार्ज से रहूँगा तो क्या हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी सेम होगी? आई बिलीव इट शुड बी सेम, बिकॉज हम इलेक्ट्रिक जो लाइन चार्ज है उससे हम हर एक जगह पर एक ही डिस्टेंस पे घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन चार्ज अगर हम एक ही डिस्टेंस पे घूमते रहेंगे तो हमारी डिस्टेंस हमेशा यहाँ से कांस्टेंट रहेगी। तो हर जगह पर बिकॉज वी आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज, सो द फील्ड की जो इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो हर जगह सेम रहेगी। तो looking at this, and another thing that you have to basically know as a knowledge or by visualization, that जो लाइन चार्ज होती है उसमें से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो एकदम रेडियली बाहर आ रही होती हैं हर तरफ से। यू मस्ट हैव सीन दैट कोम्ब, जो ब्रश टाइप का कोम्ब होता है जिससे हम हेयर कॉम्बिंग करते हैं, उसकी जो ब्रिस्टल्स निकलती हैं वो कैसी होती हैं? यू कैन बी एबल टू विजुअलाइज दैट दैट्स द वे द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कमिंग आउट ऑफ दिस लाइन चार्ज। नाउ if I assume that that is a kind of electric lines of forces coming out of it, so what is my logical assumptions on the Gaussian surface that I should take? The Gaussian surface I should basically take should be a cylinder. So what I'm going to do now is, my aim is to find out the electric field, that means derivation of the electric field due to a symmetric charge distribution. सबसे पहले मैंने लाइन चार्ज लिया, तो इसमें आप देख पाओगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हर तरफ रेडियली बाहर आ रही होती हैं। सी इधर पे ड्रॉ करूँगा तो वैसे ही करके निकलेंगी। सो एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कमिंग आउट ऑन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे। तो मेरा एम ये है कि आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम डिस्टेंस r फ्रॉम द line charge. So what I'm going to do for that as a strategy is to draw a Gaussian surface of some length, whatever you wish. ये जो Gaussian surface हमने लिया है वो Gaussian surface जो है मैं सिलेंड्रिकल रूप में ले रहा हूँ, सिलेंडर। एंड ये सिलेंड्रिकल Gaussian surface में जिसकी हमने लंबाई L ले ली है, मान लेते हैं L लंबाई का Gaussian surface है सिलेंड्रिकल, और इसमें हम रेडियस ले लेते हैं r, मतलब द डिस्टेंस एट विच आई वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये Gaussian surface का जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि देयर आर 3 एरियाज, मतलब बेसिकली वी कैन डिवाइड टू 3 एरियाज। वन इज अ फ्लैट एरिया, दिस इज अ फ्लैट एरिया, और ये जो कर्व्ड वाला एरिया है। एंड इफ यू विल असाइन द एरिया वेक्टर्स टू दिस, तो एक एरिया वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा A1, और एक एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा A2, और ऑब्वियसली देयर विल बी इन्फिनिट नंबर ऑफ एरिया वेक्टर्स फॉर द कर्व्ड सरफेस। इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे। So you'll be able to see that there are infinite number of area vectors. But as we have already assumed, a very important thing that we noted here was कि जो electric lines of forces से radially आ रही हैं और ये जो area vectors यहाँ पर होंगी, if I take a cylindrical shape, I'll just give you a visualization here. See, if I take this sheet of paper and I, roll it into a cylinder, you'll be able to appreciate it a little better. That there is a line charge which is going through this, and I told you that this is the area 1, A1, this is A2, and these are infinite number of area vectors here. Now आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसी बाहर आ रही हैं हर जगह पे, और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं ऐसे निकल रही होंगी हर जगह पे। तो ये वाली जो एरिया A1 वेक्टर है वो इस तरफ है। तो इस केस के लिए क्या हो रहा है, ये जो एरिया वेक्टर A1 जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो दोनों आपस में क्या 90 डिग्री पे। तो ये जो है एरिया वो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैप्चर नहीं करेगा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। नाउ इन दिस केस ऑल्सो व्हाट्स हैपनिंग इज अगेन द लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर कमिंग आउट रेडियली आउट, सो दे आर ग्लाइडिंग अलॉन्ग दिस, तो दे आर पैरेलल टू द एरिया इटसेल्फ। इसका जो एरिया वेक्टर A2 और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इन दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाएगा, तो ये भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैप्चर नहीं करेगा। तो जहाँ तक इसका सवाल है वहाँ पर आप देखोगे कि जो लाइंस ऑफ ये जो इन्फिनिट लाइन चार्ज, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो ऐसे बाहर निकल रही होंगी हर जगह, और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। तो हर जगह जो छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर आ रही होंगी, वो दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा।
So what we are now going to do is, now we have understood it, we have visualized it. Now we need to write down the Gauss law for this particular Gaussian surface we have considered. So it can be done it in a very few lines, but you have to explain it in the actual derivation. तो जो derivations हैं वो मैं as a notes में आपको PDF या किसी form में send कर दूँगा. Let's keep this lectures to understand it and to be able to recall it easily, and the conceptual basis पे थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर. लिखने वाली जो part है we'll do that as a PDF notes that I'll send here. Now we are trying to write down the total electric flux to the closed surface E dot dA, जिसको अपन ने 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया है. एरिया A1 इसको अपन सरफेसेस में डिवाइड कर देते हैं. लेट्स कॉल इट सरफेस 1, लेट्स कॉल दिस सरफेस 2, लेट्स कॉल इट सरफेस 3. तो सरफेस 1 से एसोसिएटेड जो एरिया वेक्टर वो A1 है, सरफेस 2 से एसोसिएटेड जो एरिया वेक्टर वो A2 है, और सरफेस 3 से तो आपको पता है इन्फिनिट नंबर ऑफ एरिया वेक्टर्स हैं. सो वी कैन स्प्लिट दिस, इस सिग्मा क्यूब एप्सिलॉन को लिखना पड़ेगा अपने को, बिकॉज दैट्स अ स्टेटमेंट ऑफ द गॉस लॉ. क्योंकि आरएचएस में क्या है कि टोटल चार्ज इसके अंदर कितना बंद है डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच वी आर टेकिंग द लाइन चार्ज. सो वी विल अज्यूम दैट इट इज वैक्यूम, तो इसलिए हमने वहाँ पर वैक्यूम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी से डिवाइड कर दिया है. Now what I will do is E dot dA को मैं स्प्लिट करके 3 ओपन इंटीग्रल्स, ओपन एरियाज के लिए डिवाइड कर दूंगा. So this closed area is made up of basically this curved area and these 2 flat areas which are closed to form a closed surface. So what I'll do is I'll split this E dot dA into surface 1 E dot dA and surface 2 E dot dA and surface 3, sorry, this is surface 3 and this is surface 2 E dot dA. And what should we write here for the total charge enclosed inside the cylinder? Now इस सिलेंडर के अंदर की देखो, सिलेंडर की लंबाई हमने कितने ली है, L ली है. तो L लंबाई में कितना चार्ज एनक्लोज होगा हमें पता है, लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज है यहाँ पर, और L मीटर की लंबाई इसके अंदर बंद है. तो ऑब्वियसली नाउ यू मस्ट हैव गेस्ड इट करेक्टली दैट लैम्डा इंटू L इज द चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे करना पड़ेगा. सो दिस वे यू आर एबल टू गेट the complete Gauss law split. This surface integral has been split into 3 parts, into the 3 surfaces into which we have divided the cylindrical surface S1, S2 and S3. जैसा कि just मैंने डिस्कस किया था कि S1 के थ्रू फ्लक्स क्यों 0 है, because the angle between the electric field intensity and the area vector is 90 degree, so cos 90 आपका 0 हो जाएगा. Similarly, surface S2 के लिए भी आपका 0 हो जाएगा, because that's a flat surface, only one area vector associated with it, and moreover the electric lines of forces are perpendicular to the area vector, so cos 90 is again 0 for the this third integral जो surface S2 के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. Now surface S3 के लिए हम क्या करें, जैसे मैंने बताया था कि हमने surface S3 को infinite number of area vectors में डिवाइड कर दिया था, और हर छोटा छोटा जो एरिया वेक्टर है वो दैट्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है. दूसरी बात मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डीए वेक्टर जहां पर वो पैरेलल होगी तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, 0, एंड इट्स अ स्केलर, सो देयरफॉर देयर विल बिकम अ स्केलर क्वांटिटी इनसाइड आफ्टर बिकमिंग अ डॉट प्रोडक्ट. तो इस चीज के ऊपर लोग फोकस करते हैं. लेट्स सी व्हाट्स द आंसर दैट यू आर गेटिंग फॉर दिस. सो नाउ what we need to do, we got rid of these 2 integrations. The only thing, this third one is left, और इसके अंदर हमने आर्ग्यू किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू द डीए वेक्टर, एंड सो देयरफॉर व्हाट हैपन इज इट विल बिकम EDA cos 0 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ तक की कहानी हो गई. दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि जब अपन एक ही डिस्टेंस पे हर जगह पर रहते हैं लाइन चार्ज से, तो we are at the same perpendicular distance, so magnitude of the electric field would be constant on anywhere on the surface of the cylinder, because we are at the same radial distance from the line charge. तो इसका मतलब इस चीज को we can pull it out of the integration, तो इंटीग्रेशन से वो बाहर आ जाएगा, तो ये चीज हो जाएगी dA, और इसको हम सरफेस S3 को लिए completely इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये चीज आपकी लैम्डा L बाय एप्सिलॉन हो जाएगी. एंड आई होप you remember the formula for the curved surface area of the cylinder. The radius is r, so 2 pi r multiplied by L will be the curved surface. So therefore, when I carry out this integration, it is only integration to be done for the area, because electric field is constant. वो बाहर आ गया, intensity magnitude constant है. तो ये चीज बाहर आने के बाद नेक्स्ट चीज जो बन गई वो है 2 pi small r into capital L is equal to lambda L by epsilon naught.
एल एल कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी. Now we got a beautifully this relationship for the electric field for a line charge using or application of the Gauss law. So Gauss law is a beautiful theorem of electrostatics, and which really tells you that the total flux is equal to the total charge enclosed. तो उस छोटी सी जो concept है उससे हमने कितना ज़बरदस्त एप्लीकेशन किया यहाँ पर, और एक लाइन चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया है. वैसे अगर आप कैलकुलस का एप्लीकेशन करते इट वुड हैव बीन अ लिटिल टीडियस, could enough tedious process to calculate it. We can definitely do that by integration also. That will do it for finite line charges, because वहाँ पर हम Gauss law apply नहीं कर पाएंगे, वो हम कॉम्पिटिटिव के लिए छोड़ते हैं. But I hope you have understood this particular derivation of the electric field due to the line charge, infinite line charge, and we also assume that the charge distribution is absolutely uniform and its value is lambda coulomb per square meter. तो एटलीस्ट इसको डाइजेस्ट कीजिए. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आई पुट द derivation of electric field due to a sheet of charge and due to spherical conductors, and I also do it for non-conducting spherical surface spheres, and that would actually एक दो तीन derivations extra मैं करा देता हूँ. After that we'll be ending the chapter. That will be end of the chapter. So end of the chapter what I will do is जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं NCERT और तुम्हारे ISC की जो बुकें हैं वो दोनों को मैं ले लूँगा, and also some of the unsolved tough ones I'll solve it here for your this thing, and I will be having a small test also based on this chapter. Then only we will be proceeding again to the next chapter. So I want you to be completing the homework in the next 2 days of this particular chapter.